Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. What is one thing जिसको लेके सबसे ज़्यादा ब्लेम शायद आप लोग को मिलता है? सर टीवी पे क्या होता है, जजमेंट बड़ा जल्दी मिलता है। हम क्या एनालिस्ट है तो क्या एनालिस्ट है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे भगवान भी ट्रेड करेंगे तो शायद 10 में से 8 या 9 बार ही सही है, इंसान शायद 5 या 6 बार ही सही है। बरोबर। तो वही प्रिंसिपल मैंने अपने आप पे लगाया। What is a good accuracy percentage as per you? कि इतना परसेंटेज अगर आप राइट हैं तो आप सही हैं। आई कैन गिव यू 5-10 स्टॉक्स जिनके लॉन्ग टर्म चार्ट अच्छे हैं। आप भी बिलीव करते हैं क्या कि हर स्टॉक में एक ऑपरेटर है? मैंने कई बार ट्रेड 1/20 पे क्लोज किए हैं और फिर रोया हूँ बिकॉज 1/100 भी हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो सर ये आइडेंटिफाई कैसे करें इतनी जल्दी? नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव आएगा, वो न सिर्फ अपने टारगेट्स को मोस्ट लाइकली ओवरशूट करेगा, फास्ट भी आएगा क्योंकि बड़े वेव के साथ में चल रहा है। तो सर आपका एग्जिट फिर डिस्क्रिशनरी है? अभी जो मैं स्टॉक देख रहा हूँ सर इसी तरीके का स्टॉक और रिसेंट था, बट अभी जो मैं स्टॉक पे बहुत चाव से नजर गड़ा के बैठा हूँ। दोस्तों ट्रेडिंग है ना, ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जितना सिस्टमैटिक, जितना प्रोसेस ओरिएंटेड करोगे ना उतना बेटर है, राइट? ये तो आपने सुना ही होगा सबसे, मैं भी यही कहता हूँ। बट अगर थोड़ा सा ह्यूमैनिटी, एक गट, एक फीलिंग का तड़का उसमें लग जाए ना तो सोने पे सुहागा बन जाता है। इसलिए शायद ट्रेडिंग पूरी तरीके से एआई नहीं कैप्चर कर पाएगा शायद। ओके, आज मेरे साथ जो फेस टू फेस में जुड़े हैं ना, वो टीवी में आते हैं, रेगुलर हैं, अपने स्टॉक्स के व्यू देते हैं, बहुत लोग उनको पसंद करते हैं, सेंसेबल है, सॉफ्ट है। उनका नाम है मितेश ठक्कर। आपने इनको देखा होगा CNBC के अंदर में। मुझे ना लॉजिकल लगते हैं वो, मुझे लगता है ये ना सोच समझ के कुछ प्रोसेस के पीछे ही अपनी बात कह रहे हैं। तो मैंने आज उनके साथ रिकॉर्डिंग किया और उनका जो प्रोसेस है ना वो समझने की कोशिश की कि वो करते क्या है, स्टॉक निकालते कैसे हैं। तो ये पूरे फेस टू फेस में उन्होंने मुझे अपना प्रोसेस बताया, सिस्टम बताया और कई अच्छे नॉलेज हमको प्रोवाइड किया जो कि हमारे लिए एज ए ट्रेडर बनने के लिए काफ़ी रेलेवेंट नॉलेज है। तो आप पहली बार जुड़े हैं क्या मुझसे? पहली बार ना? ऑलमोस्ट 50% लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, ये मेरे वीडियोस देखते हैं ना, वो सब्सक्राइब नहीं कर रखे। तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, बिकॉज नेक्स्ट 1 घंटे में आपको काफ़ी डीप नॉलेज मिलने वाली है मितेश भाई ठक्कर से। तो वेलकम करते हैं उनको, मितेश ठक्कर को। हेलो मितेश भाई, वेलकम टू फेस टू फेस। माय प्लेजर विवेक। सच एक्साइटिंग। पता है मीडिया में, टीवी में बहुत लोग एनालिस्ट लोग आते हैं, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, स्टाइल होता है बात करने का, एनालाइज करने का, लोगों से कम्युनिकेट करने का। मुझे आपका बहुत पसंद है। Very kind of you to say so. Just try to be honest and down to earth because सर टीवी पे क्या होता है, जजमेंट बड़ा जल्दी मिल जाता है। फ्रॉम क्या एनालिस्ट है टू क्या एनालिस्ट है, डिफरेंस जो है वो कभी कभी 15 मिनट में मालूम पड़ जाता है। मुझे ना एक्चुअली इस पे थोड़ा सा आपके साथ और समय बिताना है, बट मैं बाद में बात करूँगा। बिकॉज टीवी में आने का जो प्रेशर है, वहाँ पर कुछ भी बोलना, लाखों लोग आपकी बात सुन रहे हैं, शायद उस पर अपने पैसे भी डाल रहे हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो ये जो स्ट्रेस है, ये जो प्रेशर है, या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको आप कैसे डील करते हैं मैं बाद में बात करूँगा। पहले आपके बारे में, आपकी जर्नी, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? शेयर बाज़ार पहले से ही आप डिसाइडेड थे आप इसी में आएंगे या कुछ और कर रहे थे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने MBA पास आउट किया था और कैंपस पे जब जॉब्स आ रहे थे तो हमें तो ऐसा था कि जो जॉब मिल जाए वो ले लेंगे, बिकॉज दिस 99 आई एम टॉकिंग अबाउट। UTI स्कैम के तुरंत बाद का ईयर है अगर आपको ध्यान हो तो। और हमारा प्लेसमेंट थोड़े लेट थे बिकॉज फाइनेंस में उस टाइम कंपनीज कम आ रही थी हायर करने के लिए, और आई गॉट अ जॉब इन अ डेट मार्केट कंपनी। अच्छा। और उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन के दौरान दे हैड कवर्ड कि वी ऑल्सो हैव अ स्टॉक मार्केट डेस्क जहाँ पे हम टेक्निकल्स करते हैं। अच्छा। और MBA करते वक्त टेक्निकल एनालिसिस 90s में था नहीं, मतलब किसी भी कॉलेज के करिकुलम में। तो मैंने देखा, पता लगा ये क्या है। जब प्री प्लेसमेंट टॉक खत्म हुई, उसके बाद इंटरव्यूज चालू, तो उसके पहले तो मैं लाइब्रेरी गया और मैंने जो हमारे वहाँ पे प्रोफेसर थे उनको कहा, सर हेल्प मी आउट, ये बुक्स चाहिए मुझे इस सब्जेक्ट के ऊपर। 3-4 बुक्स फटाफट कुछ पढ़ने पलटे और मुझे लगा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ थी कि हमारे एक प्रोफेसर थे जो हमें डेरिवेटिव सिखाते थे। ओके। तो ही वाज आल्सो दी एडवाइजरी कमिटी NSE की, जो उस टाइम डेरिवेटिव्स लाने वाली थी इंडिया में। अच्छा। उसके मेंबर थे। अच्छा। तो मैंने कहा यार, अगर फ्यूचर्स ऑप्शंस आने वाले हैं और ये सब होने वाला है इंडिया में आने वाले 5 साल 10 साल, उस टाइम पता नहीं था कब होगा,
तो टेक्निकल जैसी चीज़ जो कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पे फोकस करती बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगी और कोई करता नहीं है ये। हाँ. तो फिर इंटरव्यू हुआ, फिर जॉब हुआ और मुझे जॉब मिल गया डेट मार्केट में। इट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब ऑन द कैंपस। अच्छा. और मैंने कहा सर अगर आप मुझे डेट में देंगे तो मुझे इंटरेस्ट कम है, अगर आप मुझे टेक्निकल्स में देंगे अच्छा, नाइस. तो आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड. देन दे कॉल्ड मी फॉर सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू इन बॉम्बे एंड लकीली इट ऑल वेंट थ्रू. अच्छा. देन आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सम वेरी इंटरेस्टिंग पीपल. मैंने 1-1.5 साल करीबन फर्स्ट ग्लोबल में शंकर शर्मा के साथ काम किया. अच्छा. जो 2000 का बेयर मार्केट था, सॉफ्टवेयर बेयर मार्केट. थोड़ा सा वहाँ पे ब्रांड इक्विटी हो गई तो कोटक ने अच्छी सैलरी दे करके मुझे टेम्प्ट कर लिया. एंड देन आई जॉइंड कोटक फॉर अबाउट 5.5 ईयर्स. उसके बाद एडलवाइस. अच्छा. और 2008 में विवेक भाई मुझे लगा कि बहुत ख़राब मार्केट था. अगर आपको ध्यान हो तो जब हाउसिंग क्राइसिस हुआ था उसके बाद निफ्टी करीबन आधा हो गया था, उससे भी ज़्यादा गिर गया था. और मुझे उस टाइम ये फीलिंग है कि अगर खुद का कुछ स्टार्ट करना है तो ये बॉटम के आसपास का समय है जी, सबसे बढ़िया समय रहेगा. उस टाइम पे फिर मैंने एक कॉल लेके खुद का ट्रेडिंग डेस्क, एडवाइजरी डेस्क वगैरह सेटअप किया. ट्रेडिंग एडवाइजरी सब कुछ साथ में करता था जी. कुछ महीने बहुत बुरे गुजरे बिकॉज क्लाइंट्स को इक्विटीज़ में इंटरेस्ट नहीं था जी. बट या इवेंचुअली स्लोली बिल्टअप हुआ. फिर मीडिया से कॉल्स आने लगे. पहले भी मैं आता था मीडिया से. मीडिया पे जब मैं कोटक में था, एडलवाइस में था, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि यू विल हैव एन डेडिकेटेड ऑडियंस एंड डेडिकेटेड शोज. तो फिर वो जर्नी चालू हो गई और 15-16 साल से वो चल रही है. लवली, सुपर. तो ये एमबीए के पहले आपने कभी शेयर बाजार के बारे में सोचा था कि नहीं? आप इंदौर से हैं. जी जी. तो जनरली वहाँ पर अलग ही कल्चर है, वहाँ पर थोड़ा सा बिजनेस माइंडसेट बहुत ज़्यादा है, बट शेयर बाजार का उतना डायरेक्ट कल्चर नहीं है. ट्रेडिंग लेकिन बहुत अच्छा करते हैं वहाँ पे लोग. कमोडिटीज़ ट्रेडिंग और ये सब ज़बरदस्त वहाँ चलता था. पहले वो कमोडिटीज़ वाला एक्सचेंज था ना, एनबॉट बोल के, जहाँ सोया की ट्रेडिंग होती थी. तो मेरे फादर रुचि सोया में थे. तो मुझे वो आइडिया था ट्रेडिंग का, बट शेयर बाजार का बिल्कुल नहीं था. जो एक ही मुझे जो याद है मेरे कॉलेज स्कूल डेज की बात है मेरे ख्याल से, उस टाइम पे हर्षद मेहता की तेजी के टाइम पे एमपी स्टॉक एक्सचेंज के सामने रोज ट्रैफिक जाम होता था. हम लोग वहीं से निकलते थे. अच्छा. तो मुझे लगता था पता नहीं कौन लोग हैं सड़क पे क्यों चिल्ला रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, बट उतना ही एक्सपोजर था. अच्छा अच्छा. तो एमबीए के दौरान यू गॉट काइंड ऑफ इंटरेस्ट कि यार ये शेयर बाजार में ट्राई करना चाहिए, करियर बनाना चाहिए. जैसा मैंने बताया कि डेरिवेटिव्स के बारे में हम जब कोर्स पढ़ रहे थे एंड उस टाइम पे शायद डेरिवेटिव्स कोर्सेज भी नहीं थे काफ़ी कॉलेजेस. जस्ट दैट हमारे प्रोफेसर जो कि एनएससी के एडवाइजरी कमेटी में थे, तो जब एक्सपोजर मिला तो मालूम पड़ा कि इंडिया में कुछ नया होने वाला है फाइनेंशियल मार्केट्स में. और मैंने फॉर्चुनेटली उस कोर्स में भी अच्छा परफॉर्म किया. फाइनेंस की तरफ एक नेचुरल अलाइनमेंट था. गुजराती बोलते हैं ना लोग, थोड़ा सा गुजराती मारवाड़ी आप जानते ही हो, मतलब थोड़ा सा ऑटोमेटिक अलाइनमेंट आ जाता है. तो फिर जब वो कंपनी आई तो फिर मैंने उस तरीके से अप्लाई किया. सही है, सही. तो अब मैं अपने उस क्वेश्चन पे आता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि कई साल से आप मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं. तो हाउ डू यू कम्बैट दैट स्ट्रेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेटिंग एनीथिंग इन मीडिया? देखिए एक्चुअली सबसे अच्छी बात ये होती है कि मैं किसी को फेस नहीं कर रहा होता हूँ. इट्स अ फेसलेस इंटरव्यू. अच्छा. हाँ. एंड आफ्टर स्पेंडिंग मेनी ईयर्स यू ऑल्सो रियलाइज कि स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेस. और मैं अपनी जब मैं ट्रेनिंग्स करता था विवेक भाई, तो एक बड़ा मेरा सेइंग था जिसको मैं बार बार रिपीट करता था कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे भगवान भी ट्रेड करेंगे तो शायद 10 में से 8 या 9 बार ही सही होंगे. तो इंसान शायद 5 या 6 बार ही सही होगा. बरोबर है. तो वही प्रिंसिपल मैंने अपने आप पे लगाया. मैंने कहा मैं कॉल अपने अच्छे से दूँ और कर्म करो, फिर फल तो अपने हाथ में नहीं होता, बिकॉज मार्केट में जनरली नहीं होता है. कोई शॉर्ट टर्म नॉइज आके आपको आपके कॉल को अफेक्ट कर सकती है. कई बार इंट्राडे वॉलेटिलिटी आपके कॉल को अफेक्ट कर सकती है. तो वो सब चीज़ें होती हैं. एंड देन यू रियलाइज कि द आइडिया इज़ नॉट कि इस कॉल में किसने कितना पैसा बनाया, किसने खोया, क्योंकि कुछ कॉल्स ऑब्वियसली गलत जाते ही हैं मीडिया चैनल पे देने के बावजूद भी. बट ओवरऑल अगर आप साल भर से कर रहे हैं तो क्या आपका परफॉर्मेंस अच्छा है. और मैं आपको यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूँगा. बीच में मैं कुछ 2-3 साल ईटी नाउ पे शिफ्ट हुआ था सीएनबीसी के बाद. और वहाँ पे मुझे कोई सज्जन मिले थे जो मुझे बोल रहे थे कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम ईटी नाउ में कुछ बड़ा करने वाले हैं. तो उन्होंने कहा हमने आपके हर 5 साल का हर कॉल हमारे पास रिकॉर्डेड है. और वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही हमने आपको चुना है कि यू शुड जॉइन अस. तो ऑब्वियसली वो भी देख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सभी कॉल सही जा रहे हैं, बट ब्रॉडली अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो यू विल लीव पीपल विद गुड टेस्ट. ओके. और आपकी इस जर्नी में आपने बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स को देखा है बनते हुए, बिगड़ते हुए. आई थिंक बिगड़ते हुए शायद ज़्यादा देखा होगा. तो व्हाट आर द कोर मिस्टेक्स जो एक रिटेल इन्वेस्टर करता है, इररिस्पेक्टिव कि मार्केट उस समय पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या आपका एक्यूरेसी है कि नहीं है? मिस्टेक तो जो है वो है, करता ही है. सर एक जेसी लिवरमोर की बुक है रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर. आई थिंक आपने पढ़ी होगी, डेफिनेटली हो नहीं सकता. एंड उसमें एक स्टेटमेंट उन्होंने कहा है, द मिस्टेक फैमिली इज सो लार्ज
दैट इफ यू डोंट मेक दिस वन यू विल मेक द अदर। 10,000 तक की मिस्टेक होती है, बट जो मुझे लगता है जो रिपीटेटिव मिस्टेक्स हैं उसमें एक ये है कि प्रिपरेशन बिफोर द ट्रेड मिसिंग होती है। वो सुन के टीवी पे, मतलब मैं टीवी पे आता हूँ बट टिपिकली आपके लिए वो रिकमेंडेशन सही है कि नहीं लोगों को नहीं पता होता है, बट वो घुस जाते हैं कि भाई इसने बोला है तो चांसेस रहते होंगे। आपको सोशल गैदरिंग्स में आप पार्टीज में जाते हो, लोग मिल जाते हैं, भाई एक स्टॉक बता दे जो डबल हो जाएगा। मैंने कहा अगर एक ही स्टॉक मुझे पता होता तो मैं तेरे से बात क्यों करता। द रियलिटी इज दैट आई कैन गिव यू 5-10 स्टॉक्स जिनके लॉन्ग टर्म चार्ट्स अच्छे हैं, कौन सा डबल होगा मुझे भी इतना नहीं पता। सो वी ऑल रियलाइज दैट वी लिव इन वर्ल्ड ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो एक तैयारी। दूसरा सर जो आप जानते हैं वो इन्वेस्टर से, ट्रेडर से इन्वेस्टर बन जाना, क्योंकि एग्जिट नहीं ले पाते। लॉस बुक करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है लोगों को, और ईगो से भी ज़्यादा ये होता है कि पैसा चला जा रहा है। बट मैं इसको इस तरीके से बोलता हूँ लोगों को कि आप समझिए बिजनेस है। अगर आप एक शॉप रन कर रहे हैं तो आप सामान खरीदेंगे, कुछ बनाएंगे और फिर बेचेंगे, या आप सीधा सीधा लेके बेचेंगे, तो हर बिजनेस की एक कॉस्ट आएगी। तो आपके जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स हैं वो आपकी कॉस्ट है जी। अगर आप बिना कॉस्ट का बिजनेस करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको ना करें। तो एक लॉस लेने की जो है वो एक प्रिपरेशन की, ये 2 कॉमन मिस्टेक है, और सबसे बड़ी मिस्टेक्स मैंने जो देखी है वो यही है। और व्हाट इज वन थिंग जिसको लेके सबसे ज़्यादा ब्लेम शायद आप लोग को मिलता है कि यार ये क्या कर रहे हो, मतलब मेरे पैसे लग गए तुम्हारे कारण। आई एम श्योर यू आर रिसीविंग ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो, राइट, व्हेन यू मीट पीपल ऑफ। यस आई डू। तो आपको कुछ मैसेज देना हो लोगों को कि इस पे एक फ़नी रिप्लाई भी है और एक सीरियस रिप्लाई भी है मेरे पास। देखिए एक फ़नी रिप्लाई मैं देता हूँ। अभी मैं लास्ट, और हम कॉलेज फ्रेंड्स में एक अच्छा बॉन्ड रहता है, तो हम हर साल ट्रिप मारते हैं। तो पिछली बार कुछ कॉलेज वालों ने पकड़ लिया मुझे और बोला कि स्टॉक तो तुझे बताना पड़ेगा। और ये बात है सितंबर अक्टूबर की, जब मार्केट लास्ट टाइम 26,000 पे पीक आउट हुआ था। तो वो उगलवाया गया मेरे से। मैंने दिया भी स्टॉक, फिर स्टॉक कुछ टाइम बाद 50 का गिर गया, बिकॉज मिड कैप स्टॉक था। इस साल गए हमने, तो वापस मिले तो देखा, मैंने कहा देखो यार इतने साल हो गए, मैंने इतने लोगों को एडवाइस करी, कईयों ने पैसा बनाया, कईयों ने खोया, मुझे लगता है तुम्हारे कर्म है ये। क्योंकि मैं तो अपना काम जिस तरीके से करता हूँ उसी तरीके से करता है। सही बात है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ये एक रहता है कि वो प्रेशर होता है कि जब आप किसी को रिकमेंड करो, तो मैं उसको यही बात बोलता हूँ कि देख यार, आप कहीं पर भी जाओगे, जो भी आदमी इस बिजनेस में है जो कि थोड़ी सी फोरकास्टिंग टाइप कर रहा है, इवन फंडामेंटल रिसर्च, जब वो कंपनी से मिल के आते हैं, अपने एक वो बनाते हैं जा करके, डोंट जज हिम ऑन 1 कॉल। आप उसके साथ 8-10 कॉल 15 कॉल देखिए, और देखिए कि क्या ओवरऑल आपका पैसा बन रहा है। बिकॉज एक कॉल, जैसे मैंने बताया कि अगर मुझे पता होता कि यही कॉल डबल होने वाला है, तो मैं हवाई में यार्ड पे बैठ के ट्रेडिंग नहीं कर रहा होता। भाई तेरे से बात क्यों करता हूँ। सही बात है। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल वे ऑफ लुकिंग एट इट। सही बात है। बट हाँ, वो मतलब प्रेशर पहले होता था, अब वो मालूम है कि something will go wrong, something will go right. So as a trader also you learn and adapt and grow. As a mentor, as a advisor also, आपको बोलना पड़ता है कि सर मैं गलत जाऊँगा इसमें। That's where your honesty gets reflected on your face ना, इसलिए आप ऑनेस्ट हैं, सबसे उसी तरह से बात करते हैं। सर ट्राई करते हैं। हाँ, कोशिश ही कर सकते हैं हम लोग सब। हाँ सर, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई वांट टू डिस्कस विथ यू, और अपन लोग आज बहुत सारा चार्ट्स पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज मैंने आपको ये बोला था कि नो एजेंडा, खाली चार्ट डिस्कशन। बिकॉज जितना मैं चार्ट की भाषा आपसे बात करूंगा उतना लोगों को भी समझ में आएगा। व्हाट इज अ गुड एक्यूरेसी परसेंटेज एज पर यू, कि इतना परसेंटेज अगर आप राइट हैं तो आप सही हैं बाजार के लिए? सर एक तो ये कि ये ओनली एक 1 साइडेड व्यू है। अच्छा, आप एक्यूरेसी के साथ में आप रिस्क रिवॉर्ड को भी ले आइए। जैसे आई थिंक कई बुक्स में ऐसा लिखा भी गया है कि देयर आर पीपल हु विल ट्रेड विद अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:2, और वो 1:2 के एक्यूरेसी पे खुश है, मतलब जाकर के ब्रॉडली आपका पैसा बन जाता है उसमें जाकर के। बट ओवर नाउ आई बीन चार्टिंग फॉर अबाउट 26-27 ईयर्स। मुझे लगता है कि 55 से 60% ओवरऑल एक्यूरेसी इज अ गुड एक्यूरेसी, विच इज व्हाट ह्यूमंस शुड स्ट्राइव फॉर। बुल मार्केट में वो 80% 85% तक चली जाती है, और खराब मार्केट में वो 40% 45% तक भी आ जाती है। बट एवरेज में अगर आप 55 से 60 टाइम अगर आप राइट हो रहे हो तो यू आर डूइंग गुड विद रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:2, तो यू आर डूइंग फिनोमिनल। एंड इफ यू कैन बीट दैट समटाइम्स, दैट्स अमेजिंग। मतलब मैं शायद उसको बीट नहीं करता हूँ। 55% 60% इज व्हाट आई थिंक आई एम डिलीवरिंग ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, इंटरेस्टिंग। तो कम परसेंटेज भी हो तो स्ट्रेस नहीं लेने का है, अगर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है तो दैट इज व्हाट यू शुड एस्पायर फॉर। विवेक भाई, एक यहाँ पर मैं आपको इसमें एडिशन करना चाहूँगा। एक मैं स्ट्रैटेजी है, गैप स्ट्रैटेजी, अगर टाइम रहा तो आज हम डिस्कस करेंगे। ब्रेकआउट गैप्स की, उसका एक्यूरेसी रेशियो शायद 50% से कम है। मतलब कि अगर आप 100 ट्रेड लेंगे तो आपने 50 बार या ज़्यादा बार पैसा खोना है। बट उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखेंगे
तो 1/3, 1/5 से लेकर मैंने 1/100 भी देखा है, मतलब 1:100 के रिवॉर्ड्स भी मैंने देखे हैं। सर सोने पे सुहागा, अभी वही डिस्कस कर लेते हैं पहले, बाद में समय मिले ना मिले। तो लेट अस सी द स्क्रीन, और क्या स्ट्रैटेजी है पूरा बताइए सर। तो ये सर गैप्स आप समझते हैं कि दो प्राइस बार के हाईज और लोज ओवरलैप नहीं हो रहे, मतलब ट्रेडिंग विंडो आ गई। जैसे एक दिन स्टॉक 100 पे खुला, 102 पे बंद हुआ, अगले दिन 103 पे खुला, और 102 का जो लेवल है वो टच नहीं किया, तो ₹1 की गैप हो गई वहाँ पर। तो इस पे मैंने कुछ रिसर्च करी थी बैठ करके, कुछ खुद के इंडिकेटर्स बनाए थे, और उसके हिसाब से मैंने एक ब्रेकआउट गैप को आइडेंटिफाई किया, जो कि एक लंबी डिक्लाइन या रैली के बाद होती है, और जब गैप उल्टी डायरेक्शन में होती है तो वो ट्रेंड रिवर्सल ला सकती है। और इसके लिए मैंने एक पर्सनल अगेन कस्टमाइज इंडिकेटर भी बनाया। मेरा काफ़ी सारा काम पर्सनल इंडिकेटर्स पे है। अच्छा। क्योंकि ये आदत मुझे शंकर ने डाली थी। वो यूएस जाएंगे, एक बुक लेके आएंगे, बोले पढ़ो और बताओ इसमें क्या करना है। तो काफ़ी सारे इंडिकेटर्स पे पढ़ा, उसको हमने खुद ही ट्रेड किया जा करके जी। तो ये मैं आपको शेयर करता हूँ सर, आप स्क्रीन लगा लेता हूँ आपके सामने। जी जी। एक ये डेली चार्ट है, और ये डेली चार्ट के लिए स्ट्रैटेजी है जी। मैं एक यहाँ पे सिंपल सा मूविंग एवरेज एड प्लॉट कर रहा हूँ जी। 21 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ओके। इसको हम वाइट में डिस्प्ले कर देते हैं ताकि चार्ट पे इसकी विजिबिलिटी अच्छी रहेगी एकदम से। ये 21 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। अब मैं RSI प्लॉट कर रहा हूँ इसके ऊपर जाकर के। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये तो बजाय प्राइस पे RSI प्लॉट करने के मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज पे RSI प्लॉट कर रहा हूँ। तो इनपुट जो है आप देखेंगे वो मैं चेंज करके 21 डे एवरेज कर रहा हूँ। ओके। अब पैरामीटर जो है मैंने जो चूज़ किया है आफ्टर सम टेस्टिंग एंड ऑल, बैक टेस्टिंग वगैरह हम सब करते हैं। 10 डे का RSI लिया है। ओके। ओवरबॉट लेवल्स को 90 डिफाइन किया है, ओवरसोल्ड लेवल्स को 10 डिफाइन किया है। ओके। ये मैंने ऐड कर दिया। ये अभी जो लेटेस्ट हमने लास्ट कुछ ट्रेड किए थे ये आप देखेंगे। तो आप देखेंगे सर ये जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे आप RSI की वैल्यू अगर आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे 99.76 है, तो अलग RSI है बिकॉज एवरेज पे प्लॉटेड है, तो 100 तक भी जाता है, 0 तक भी जाता है जी। उसके बियॉन्ड फॉर्मूले में ही नहीं है आई थिंक, तो दैट इज द केस जी। सो ब्रॉड आइडिया ये है कि हमने ओवरबॉट लेवल्स 90 पे डिफाइन किए थे, ओवरसोल्ड लेवल्स 10 पे डिफाइन किए जी। अगर आपका 10 का नीचे का RSI हो और अपवर्ड गैप मिले तो वो ब्रेकअवे गैप हो सकता है, जो कि ट्रेंड को रिवर्स करके पूरा डिफाइन करेगा। या उल्टे में अगर आपका 90 के ऊपर का RSI है और नीचे की तरफ गैप आता है तो वो रिवर्सल गैप नीचे की तरफ या ब्रेकआउट गैप ऑन द डाउन साइड, ब्रेक डाउन गैप बोल सकते हैं। सर क्वेश्चन है, बीच बीच में पूछूंगा प्लीज, माइंड मत कीजिएगा। बिल्कुल सर। क्या लॉजिक क्या ये 21 पीरियड मूविंग एवरेज का RSI क्यों लिए? सर ये मैं RSI पे काम कर रहा था पहले इनिशियली, और RSI में हम लोग देख रहे थे कि कहीं पे बहुत एक्सट्रीम ओवरबॉट या एक्सट्रीम ओवरसोल्ड रीडिंग्स आ रही हैं क्या, तो प्राइस पे वो आती नहीं है, वो 70-80 के ऊपर जाता नहीं है। फिर हमने उसको मूविंग एवरेज से प्लॉट करना चालू किया। मतलब वो एक्चुअली आप बोल सकते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट करते फिटिंग हो गया। फिटिंग हो गया। प्लस मैं देख रहा हूँ ये RSI बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। इज इट बिकॉज ऑफ मूविंग एवरेज पे इसलिए स्मूथिंग हो गया? बहुत स्मूथिंग। प्राइस का डेटा स्मूथ किया, उसके ऊपर इंडिकेटर डाला है जो कि और स्मूथ है, डबल स्मूथिंग है उसमें जाकर के। तो आप ये देखेंगे सर यहाँ पर जैसे ये BSE का चार्ट लगाया है मैंने, यहाँ पर आप देखेंगे 3 अक्टूबर को RSI की वैल्यू दिखा रही है 1.65, और उस दिन का जो हाई है वो दिखा रहा है 2099.9 और समथिंग, राइट? है ना, मैं चश्मा नहीं पहना है बट 2099.9 इज द हाई। दिस इज 3rd of October, करेक्ट? और यहाँ पे आपको छोटी सी लाइन दिख रही है बीच में, क्योंकि अगले दिन का जो मॉर्निंग है वो ओपनिंग है 2103, तो 4 पॉइंट का गैप है। अच्छा। तो RSI ओवरसोल्ड है, गैप ऊपर की तरफ आया, मतलब ये ब्रेकआउट गैप हो सकता है। अच्छा। अब मुझे पता नहीं है कि नहीं, बट हो सकता है। तो कंडीशन सिंपल है कि आप यहाँ पे ट्रेड लीजिए, आपका स्टॉप लॉस गैप फिलिंग का है, मतलब गैप फिल नहीं होना चाहिए। तो आपका 5 रुपये का, पर आपने सुबह सुबह तो स्पॉट नहीं किया होगा ऑब्वियसली। आप ये मान चलिए आपने 2130 पे स्पॉट किया, तो 30 रुपये ऊपर स्पॉट किया ओपन होने के बाद, तो आपका स्टॉप लॉस हो गया 33 पॉइंट का। क्योंकि 9-15 पे तो नहीं समझता है, कई बार समझता है बिकॉज हम लोग टीवी पे रहते हैं तो मालूम पड़ता है, ये एंकर बोलते हैं स्टॉक गैप अप हो रहा है, और मुझे पता होता है RSI 10 के नीचे है, तो वो थोड़ा सा सालों से करने की वजह से हो जाता है। बट अज्यूमिंग कि नॉर्मल आदमी को नहीं पता है और 2130 पे ओपन हुआ, तो आपका स्टॉप लॉस हो गया। कल का हाई के नीचे अगर जाएगा तो गैप फिल हो जाएगा सर, तो कल का हाई था 2099, तो आपने 30-31 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया। ओके। अब आप ये देखिए इसकी जो रैली आई है वो 21 डे एवरेज के ऊपर जब तक रहा, ये रहा 2750 तक, तो 21 वाला स्टॉक 650 रुपये बढ़ा है 30 रुपये के स्टॉप लॉस पे। इसकी एक्यूरेसी सर 50% से कम है। ओके। बट रिस्क रिवॉर्ड आप देखेंगे तो जबरदस्त, 1/20, 1/15, 1/30, 40, 50, मतलब मैंने कई बार ट्रेड 1/20 पे क्लोज किए हैं और फिर रोया हूँ बिकॉज 1/100 भी हुआ है। वाह वाह।
मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। बहुत पुराना एग्जांपल सर, इफ इट्स ओके टू पुट। हाँ प्लीज सर, चार्ट ही जितना हो सके सर। L&T फाइनेंस का चार्ट है ये। हाँ, और ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि इसके बाद डबल कॉम्बिनेशन था, मंथली चार्ट जो पॉजिटिव था, और ये देखिए ये पूरा जो आया नीचे, यहाँ पर आप देखेंगे सर, ये जो है RSI 3.16 अगर आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है तो प्राइस है 73.5 74 का हाई था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग खुला है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग खुला है ये 74.33, 30 पैसे का गैप है। सर ये पहली बार जब 21 दिन एवरेज जब बंद हुआ तब इसका भाव था 113 रुपये, तो 30 पैसे पे 40 रुपये बढ़ा है, और मैंने 6 रुपये खा के इसको बेचा है कि 1/20 पैसा मिल गया, बहुत पैसा बन गया। यू आर वन ऑफ द जीनियसेस, तो आप मेरे से रुका नहीं जा रहा है, वो हो जाता है। पर सर आपका एग्जिट फिर डिस्क्रिशनरी है सर? 21 डे एवरेज के नीचे लॉजिकली करना चाहिए, बट अब वो क्या होता है कि जब आप व्हेन यू टुक अ स्टॉप लॉस, एक्चुअली 30 पैसा नहीं था जब मैंने ट्रेड आइडेंटिफाई किया तो 50-60 पैसा था, मतलब उस टाइम पे जाकर के। बट आप 60 पैसा का रिस्क डाल के यू हैड मल्टीपल फ्यूचर एंड ऑप्शन लॉट्स, और आप 6 रुपये तक ऑलरेडी अंदर इन द मनी आ गए हो, तो वो ग्रीड में बुक किया और कुछ नहीं, ग्रीड एंड फियर में बुक किया है। मतलब मिस्टेक्स मैं भी करता हूँ, आई एम श्योर लोग करते हैं। परफेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूशन तो आज तक मेरा भी नहीं हुआ है, बट वी कैप्चर अ गुड पार्ट ऑन द रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन। आई एम पर्सनली हैप्पी, दो आई हैव हैड एग्जांपल जैसा मैंने बताया कि वो बेचने के बाद स्टॉक बढ़ता रहा। बट आइडियली इसमें एग्जिट होगा 21 के अगर नीचे क्लोज दे दिया, 21 के नीचे अगर क्लोज दे एक दिन क्लोज दिया तो exit बस कर काफी है सर। ओके, या फिर गैप भर दे, अगर वो गैप फिलिंग दे तो स्टॉप लॉस ही हो गया। तो आइडिया ये है कि इसकी एक्यूरेसी जो है 50% पे आती है, बिकॉज कई बार गैप वो निफ्टी 50 मिनट ऊपर खुल जाता है, 2-3 रुपये गैप खुल जाता है ऊपर तुरंत भर जाता है। तो आप 50% टाइम ऐसा होगा कि आप 2-4-5 रुपये आप खो रहे हैं, बट जो ट्रेड आपका चल जाएगा वो एक ट्रेड 25 ट्रेड के बराबर होगा, मतलब हो जाएगा। समझ गया। सो दैट इज द आइडिया। बट सर ये आइडेंटिफाई कैसे करें इतनी जल्दी, क्योंकि आप तो एक्सपीरियंस नहीं सर, ये यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है, क्वेरी लगाई हमने, अच्छा इवेंट सिलेक्टर लगाया और इवेंट में डाल दिया ओपन गैप अप और बेयरिश ओपन गैप डाउन, बस जैसी वो लिस्ट आई जाके RSI देखना 90 के पहले ऊपर था कि 10 के नीचे था, बस हमारा काम हो गया। तो ये तो सर आजकल सॉफ्टवेयर्स मतलब दे हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर ट्रेडिंग। सही बात है। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये आइरिस है, स्पाइडर सॉफ्टवेयर का। स्पाइडर है तो सालों साल से हम लोग सबको यूज कर रहे हैं, पर आजकल तो सबको ट्रेडिंग व्यू में चला गया मैक्सिमम। वहाँ इस तरह के क्वेरी इजीली नहीं बनते। हाँ, उसमें इंडिकेटर्स ज़्यादा हैं पर क्वेरीज इजीली नहीं बनते। दूसरा ग्रुपिंग नहीं है, तो जैसे मुझे यहाँ पे जब मेरा जो मेन ट्रेडिंग यूनिवर्स है NSE F&O का है, मैं गया सिलेक्ट किया ग्रुप में एक्सचेंज डिफाइंड NSE F&O स्टॉक्स, एंड आई कैन जस्ट स्कैन नेक्स्ट करके। जैसे अभी यहाँ पे अभी मैंने एक स्कैन किया था, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर अदानी ग्रीन करके एक स्टॉक आया है यहाँ पे। आई थिंक आई डोंट नो वेदर दिस ब्रेकअवे गैप और नॉट, ये नहीं है शायद, बिकॉज मुझे थोड़ा सा, बट अदरवाइज आई विल शो यू एन एग्जांपल ऑफ नुवोको। हाँ ये 80 पे है तो नहीं, रूल्स में नहीं आता, बट सॉरी दिस नुवामा वेल्थ आई थिंक जी, नुवामा आई थिंक। हाँ सर देखिए बड़ा ही सिमिलर सेटअप है, यहाँ पर भी ये RSI आपको 6 का दिख रहा है और ये गैप आया यहाँ पे, और ये 30-35 पॉइंट का गैप है, और आप देखेंगे तो ये 6400 वाला स्टॉक सीधा मतलब 7300 तो कुछ ही दिन में हो गया था। So the idea is that you capture a fast movement, you capture a good movement on a very small stop loss, and it's a good setup. मतलब अगर आप 45% एक्यूरेसी पे भी हैं तो मैं खुश हूँ इससे जाकर। हाँ, जनरली गैप अप गैप डाउन का थॉट ये होता है लोगों का कि ये तो गैप हो गया, ये तो फिल करने आएगा, तो इसको हम लोग नेगेटिव पकड़ते हैं। बट आपने तो इसको उल्टा दे दिया। ये उल्टा है। तो गैप फिल हो गया तो छोटा सा ट्रेड लेके, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप एग्जिट कर लीजिए, पर उसमें वो RSI की कंडीशन है, और ये मतलब कई सालों से आप इंडिकेटर्स पे काम कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो कई बार चीज़ें आपके पकड़ में आ जाती हैं। तो सर आप जो भी आइडिया जनरेट कर रहे हैं अपने लिए, अपने क्लाइंट लोग के लिए, टीवी में जो आप आके बोलते हैं, खाली ये इकलौता ये तो सेटअप नहीं होगा ना जिससे आप जनरेट कर रहे हैं। आर यू मोर ऑफ अ विजुअल एनालिस्ट कि आप चार्ट देख के आपका अंदर से फीलिंग आता है कि ये अच्छा लग रहा है? आई एम टोटली अ विजुअल एनालिस्ट। अच्छा, यू आर विजुअल एनालिस्ट। तो मैं ट्रेनिंग्स लेता हूँ, कई बार लोग सीख के जाते हैं, लोग उसको कोडिंग कर देते हैं, परंतु मैं अभी भी उस लेवल पे पहुंचा नहीं, और शायद वो डिस्क्रिशनरी है। बिकॉज क्या होता है भाई, जब मैं चार्ट स्कैन कर रहा होता हूँ और जैसे मैं इसको जूम डाउन करूंगा तो मेरे पास चारों चार्ट्स इंट्राडे, डेली, वीकली, मंथली दिख जाएंगे स्क्रीन पे जाकर। तो कई बार क्या होता है कुछ डेली पे ब्रेकआउट आता है, पर वहीं पे एक वीकली रेजिस्टेंस होता है या मंथली रेजिस्टेंस होता है, तो वो मिस ना हो जाए, इसलिए मैं हाथ से करता हूँ। लोग अभी भी उसको, कुछ लोगों ने उसको मैकेनाइज कर दिया है, दे आर डूइंग वेरी वेल, बट मेरे को अभी भी वो ओल्ड स्कूल आदत है सर। अच्छा, तो एक बार आपका ये जो पूरा प्रोसेस है इसको आप करिए ना,
एक स्टॉक यूनिवर्स के अंदर में ये चारों देखिए, मैं framework में आपको आप मैंने कैसे- कल एक ट्रेडिंग कॉल दिया था मनी कंट्रोल पे, हाँ। बजाज फिनसर्व का पुट ऑप्शन बाय करने ठीक का। है। तो मैं ऐसे ही नॉर्मली जैसे मैं यहाँ पे स्कैन करता हूँ, मैंने अपना ये लिया GNEC F&O स्क्रिप्ट, यहाँ पे स्कैन करना चालू किया, नेक्स्ट करते करते मैं एक बार बजाज फिनसर्व पर जल्दी आ जाता हूँ। अच्छा, आपका टेम्पलेट वही ये है, देखिए RSI वो यूज कर रहा है। हाँ, MACD यूज़ कर रहा हूँ साथ में, नीचे MACD भी रहता है, अभी मैंने हटा दिया हाँ, वो लगाने के लिए। ठीक है, ठीक है। ये देखिए बजाज फिनसर्व में जैसे स्कैन करते करते देखा कि ये ट्रायंगल से ब्रेकडाउन दे रहा है। ओके, अब ये कल तक का चार्ट है, मेरे ख्याल से ट्यूसडे का चार्ट है, ये वेडनेसडे का डेटा अभी अपलोड नहीं हुआ है क्योंकि आज मैं छुट्टी पे था। बट ये जब आया तो फिर मैंने कॉल दिया कि भाई ब्रेकडाउन है, प्राइस गिरना चाहिए, गुड टाइम टू बाय पुट ऑप्शंस। तो 2020 का कुछ पुट ऑप्शन था 20 रुपये के आसपास में, तो मैंने 14 या 13.5 के स्टॉप लॉस से बाय डाल दिया था। मतलब देयर इज अ पर्सन इन माय ऑफिस हु डज इट, एंड टारगेट 30-35 का दे दिया था, तो आज आई थिंक 28-29 रुपये पे पार्ट प्रॉफिट बुक हो गया उसमें जाकर के। तो वेरी सिंपल सर, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल पैटर्न है। इतना सिंपल थोड़ी ना होगा सर। इतना ही है सर। सिंपल आप पैटर्न देख के आपने तो ब्रेकडाउन आया है, जैसे अभी इसके कुछ दिन पहले मेरा इसी पर पे, यही स्टॉक क्यों सर, और भी कोई दूसरा स्टॉक होगा नहीं सर, जिसमें पैटर्न होता है उसमें क्लैरिटी आ जाती है। अच्छा, जैसे जियो फाइनेंशियल था, सेम पैटर्न, कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न से ब्रेकडाउन दिया तो वहां पर हो गया जाकर के। सो व्हाट्स योर फेवरेट पैटर्न? आपको लगता है ये पैटर्न सबसे अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा सर फेवरेट तो कुछ नहीं है, मैं इसके साथ में जो एक चीज़ अगर आप कहना चाहेंगे तो मैं देखता हूँ कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स की पोजीशन क्या है। ओके ओके, वेव भाई कैसा है कि मुझे लगता है कि जबकि मैं इलिट वेव नहीं करता हूँ, बट एक कंसेप्ट को मैं समझता हूँ कि जहाँ पर बड़ा वेव होगा वहीं पर छोटा वेव जाएगा। तो अगर ब्रेकआउट डेली चार्ट पे ऊपर की तरफ आ रहा है, बड़ा वेव उस टाइम पॉजिटिव है, तो टिपिकली वो जो है जो नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव आएगा वो न सिर्फ अपने टारगेट्स को मोस्ट लाइकली ओवरशूट करेगा, फास्ट भी आएगा क्योंकि बड़े वेव के साथ में चल रहा है। ओके, कुछ एग्जांपल ले सकते हैं सर? हाँ सर, जैसे मैंने आपको L&T फाइनेंस का बताया था, ये देखिए, तो L&T फाइनेंस का वही गैप में उठाता हूँ जो मैंने इतने साल पहले उठाया था जी। अब ये सर दो जगह पे इसमें ब्रेकआउट गैप अगर आप देखेंगे तो ठीक है, परंतु ये वाले गैप पे जो नीचे वाली गैप है वहाँ पर मंथली चार्ट्स का हमें क्लैरिटी नहीं थी, परंतु जो दूसरी वाली गैप है ये 1/17 मतलब ये जनवरी 17 की गैप है, हाँ। दिसंबर 16 जनवरी 17 के आसपास की गैप है ये। हाँ। यहाँ पर मैं आपको इसी टाइम पे L&T फाइनेंस के मंथली चार्ट्स लगा के दिखाता हूँ। ओके, ये रहा सर, ये आप देखेंगे तो मंथली चार्ट पे दो एवरेजेस डाले हुए हैं जो कि मंथली ट्रेंड को डिफाइन कर रहे हैं, मंथली MACD डाला हुआ है। अब ये यहाँ तक जाने के बाद ये नीचे आया, मंथली एवरेज पे सपोर्ट लिया और ये दिसंबर 16 का चार्ट है। ओके, और ये मंथली एवरेज पे उसने ब्रेकआउट गैप दिया, तो यहाँ पर कन्विक्शन ज़्यादा होता है कि आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड अच्छा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड में करेक्शन आ चुका है, स्टॉक एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और वहाँ से एक ब्रेकआउट रिवर्सल पैटर्न बता रहा है जो कि सिर्फ 30 पैसे और इसलिए शायद 40 रुपये बढ़ा भी हो, और मुझे उम्मीद भी थी कि ये 10-15 रुपये बढ़ेगा, फिर भी मेरे पास पोजीशन इतनी बड़ी थी कि वो 6 रुपये में मैंने बुक कर दिया जा करके। बट जस्ट सेइंग दैट लॉजिकली यू हैड द अंडरस्टैंडिंग कि ये मंथली चार्ट्स के साथ में सिंक में आ रहा है। अभी जो मैं स्टॉक देख रहा हूँ सर इसी तरीके का स्टॉक, और इसमें पॉलिसी बाजार रिसेंट था, बट अभी जो मैं स्टॉक पे बहुत चाव से नजर गड़ा के बैठा हूँ इस डिलीवरी। ओके, सो अब मैं उसका एग्जाम्पल लेता हूँ, डिलीवरी। सो डिलीवरी आप देखेंगे तो ये मंथली रेजिस्टेंस था 470 के आसपास में, वहाँ तक गया है, नीचे आया, मंथली एवरेज के पास घूम रहा है यहाँ। तो 2 मंथ का करेक्शन हो चुका है इसमें जाकर के। ये कौन सा एवरेज है सर मंथली? ये मंथली पे 5 और 13 एक्सपोनेंशियल एवरेज। ओके, ये 2 महीने का ये पुल बैक देके बैठा हुआ है और इसको मैं डेली चार्ट करता हूँ। तो अब आप देखेंगे सर, तो डेली में जो RSI है इसका अब आ चुका है 2 पे, 2 मंथ का करेक्शन आ चुका है मंथली एवरेज के सपोर्ट पे। अगर ये घूमता है गैप की तरफ से तो ये मेरा बड़ा ट्रेड होगा नेक्स्ट जाकर। दिस इज द वे आई कीप अ नोट। सो वो मैं अपनी डायरी रखता हूँ मेरे पास में, उसमें लिखता हूँ, उससे मुझे कुछ 10 से 15-20 स्टॉक मिल जाते हैं जहाँ पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। राइट, ओके। मार्च 25 में जब निफ्टी का बॉटम बना 21,000 के आसपास, तो काफ़ी सारे स्टॉक, और सर ये मैंने देखा है जब F&O स्टॉक्स में करीबन 30, 40, 50 स्टॉक्स में अगर नीचे की तरफ से गैप ऊपर की तरफ आता है तो कई बार बॉटम का मार्केट बॉटम का सिग्नल हो जाता है। और निफ्टी पे भी इनफैक्ट अगर आप देखेंगे सर, तो जो लास्ट जो 26,000 का टॉप बना था, मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ। अब वो गैप भर गया है तो दिखा नहीं रहा है स्क्रीन पे, परंतु अगर आप मैं इसको मैं जूम कर सकूँ, ये देखिए, तो ये निफ्टी पे है सर, इसका RSI वैल्यू आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 98.9 है और ये नीचे की तरफ गैप डाउन है। और मैंने उस दिन, मतलब मैं इंदौर में कुछ फ्रेंड्स के साथ में था, तो मैं उस दिन कहा देखो ब्रेकडाउन गैप है, ये प्रॉब्लमेटिक सीन हो सकता है। और मार्केट बहुत रैली पे चला हुआ और फ्रेंजी भी काफ़ी था, मतलब वो चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, उसका कोई इंडिकेटर नहीं होता, बट वो बात करके लोगों से समझ में आता है। तो ये ब्रेकडाउन गैप सर वो एक्चुअली है ना 50-60 पॉइंट का ही गैप है, परंतु उसने पूरा 5,000 पॉइंट का करेक्शन को ट्रिगर किया इवेंचुअली जाकर में। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप है। अगेन एक्यूरेसी समटाइम्स लो, तो मैं आपको अच्छे वाले एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, बट द आइडिया इज दैट अच्छे वाले में बहुत अच्छा है, तो जो छोटे मोटे लग भी रहे हैं आपको, तो यू डोंट केयर फॉर देम। सॉरी, नहीं, मैंने कभी भी गैप अप गैप डाउन को इतना सीरियसली नहीं लिया सर।
20 साल का एक्सपीरियंस है मेरा भी मार्केट I'm में। sure मुझे लगता था for quite some time. कि यार ठीक है, गैप डाउन हो गया इसमें क्या है, बट आपने आज जो मुझे एक पर्सपेक्टिव दिया ना, दैट्स द ब्यूटी ऑफ फेस टू फेस। एवरी वीडियो आई ऑल्सो लर्न। इसको मैं अपने मॉडल में किसी तरीके से डालूंगा। बट RSI भी आपने बहुत अच्छा सेटअप है सर, ये दिख रहा है आपका एक्सपीरियंस जो है ना, हाँ, दिख रहा है आपको सेटअप देख के वो आंख में अटक जाएगा, फिर आप उसके ऊपर रिसर्च करना चालू करेंगे। ये मुझे लगता है कि मैंने जिसको भी बताया है, देव डन दैट, राइट सर, देव यूज्ड इट इन सम वे और द अदर। तो अपार्ट फ्रॉम दिस सेटअप, आप जब स्टॉक स्क्रीनिंग करते हैं डेली बेसिस पे, हाउ मेनी चार्ट यू स्क्रीन ऑन डेली बेसिस? सर मेरा जो मेन यूनिवर्स है वो F&O का है। F&O है, तो वो सारे में कॉल्स देखेंगे। हाँ, वो तो सारे में मतलब कैसा होता है कि दिन में 3 या 4 बार मैं वो स्कैन कर लेता हूँ। ओके, तो आपको हर स्टॉक का चाल पता है, मतलब लिटरली बैक ऑफ द माइंड में रहता है। हाँ, अच्छा, आप भी बिलीव करते हैं क्या कि हर स्टॉक में एक ऑपरेटर है और वही चला रहा है उस स्टॉक को? सर एक टाइम पे ये मैं मानता था, बट लास्ट 10-15 ईयर्स नो द वे मार्केट इज ग्रोन, अब एक ऑपरेटर नहीं है। अब कार्टेल हो तो पता नहीं, बट अब एक ऑपरेटर नहीं है। अच्छा, क्योंकि देखिए मैंने वो हिमाचल फ्यूचरिस्टिक वाली तेजी भी देखी है, तो तब मालूम पड़ता था कि वो 2-3 जगह से चल रहा है, मतलब एंड यू आल्सो यूज्ड टू गेट इन्फॉर्मेशन। मैं फर्स्ट ग्लोबल के ऑफिस में बैठता था, तो मालूम पड़ता था। केतन पारिक का टाइम भी देखा है, DSQ सॉफ्टवेयर वगैरह जो उस टाइम पे पेंटाफोर और पता नहीं कितने नाम थे, कैलकाटा वालों को तो पता ही हम लोग को। तो हाँ, उस टाइम पे मैं जरूर, ये काफी 2008 के बाद से, लेकिन मुझे लगता है जब नेक्स्ट जो लेग ऑफ मूव चालू हुआ है, वहां से मार्केट स्ट्रक्चर भी उस तरीके से चेंज हुआ कि वो सिंगल ऑपरेटर नहीं है। अच्छा, दैट इज माई फीलिंग। अगेन आई एम नॉट वेरी श्योर, वो छोटे स्टॉक्स में हो सकता है, बट बड़े स्टॉक्स में अब सिंगल ऑपरेटर नहीं है। डू यू ऑल्सो हैव अ व्यू कि स्टॉक फ्यूचर्स आर मैनिपुलेटिव, मतलब उसको किया जा सकता है मैनिपुलेट, पर्टिकुलरली जो थोड़े लिक्विड हैं उनमें तो उठाक पटाक कितना इजीली है करना? नहीं, 2 चीजें इसमें भी भाई। एक तो हमने जेन स्ट्रीट का अभी देखा ही है, तो क्लियर कट मैनिपुलेशन इंडेक्स में हो रहा है। आप स्टॉक इंडेक्स की बात कर, वो तो इंडेक्स में हो रहा है, एक वो है। दूसरा जो मुझे लगता है, जो 2-3 साल से बहुत ज़्यादा मुझे फीलिंग आती है स्क्रीन देख करके, वो ये है कि मशीन्स वी आर फाइटिंग अगेंस्ट मशीन्स नाउ। अब हम ह्यूमन से नहीं लड़ रहे, अब हम मशीन से लड़ रहे हैं। मतलब अगर आप कोई स्टॉक में ₹5 का ₹7 का अगर गैप है बिड एंड आस्क में, जो आइशर वगैरह में होता है, क्योंकि वैल्यू इतनी बड़ी है, आप ऑर्डर डालो, आपके 5 पैसे ऊपर तुरंत ऑर्डर आ जाता है। आप ऑर्डर चेंज करो, फिर 5 पैसे ऊपर तुरंत ऑर्डर। ये कोई आदमी तो कर ही नहीं सकता है। सो इट इज़ वेरी क्लियरली अ मशीन विच हैज बीन गिवन इंस्ट्रक्शन कि आप बेस्ट बायर बन के रहेंगे, राइट। विच मीन्स दैट सर इवेंचुअली क्या हो रहा है, एक ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ रही है, फिर मुझे अब मार्केट करके कई बार ऑर्डर हिट करना पड़ता है, राइट। और आपको दोनों तरफ हिट आती है उसकी जाकर के, राइट। सो यस, मैनिपुलेशन इन द सेंस दैट मे बी नॉट एग्जैक्टली द प्राइस मैनिपुलेशन, बट वो आपको ट्रेडर के रूप में एंट्री एग्जिट का मैनिपुलेशन, तो मुझे लगता है कि मैं स्क्रीन पे पकड़ सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम है, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट अ मशीन, करेक्ट, व्हिच इज डिफिकल्ट। मशीन इज क्रिएटिंग अ वेरी मिराज काइंड ऑफ अ मार्केट फॉर अस कि यार वो दिख रहा है भाव, बट एक्चुअली में है नहीं भाव, वो मशीन क्रिएटेड भाव है। मशीन क्रिएटेड नहीं, बट मशीन आपके ऑर्डर को बीट कर रहा है, मतलब मशीन अपने ऑर्डर को बीट कर रहा है, दे आर फास्टर एक्सेस टू द एक्सचेंज, सो दे विल ऑब्वियसली डू दैट। सो हाउ डज अ रिटेल जस्ट बाय लुकिंग एट द स्क्रीन आइडेंटिफाई दैट यार इसमें ना ये चार्ट का स्ट्रक्चर ठीक नहीं यार, इसमें मैं नहीं करूँगा ट्रेड? बिकॉज कहीं ना कहीं से तो अंदर से एक फीलिंग में आनी चाहिए ना कि यार ये तो मज़ा नहीं आ रहा देख के, इसको छोड़ देते हैं। ऑल्दो अपॉर्चुनिटी है, बट चार्ट इज, सो गिव मी फ्यू पॉइंटर्स जिसको देख के हम डिसाइड करें कि हम नहीं करेंगे इसमें ट्रेड। तो नेगेटिव पॉइंटर्स ऑनेस्टली मेरे पास कम है। मतलब एक तो फिल्टर ये हो जाता है कि जहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ही कम हो, आप उस पॉइंट को क्लियरली अवॉइड करो, बिकॉज आपकी एंट्री एग्जिट की कॉस्ट बढ़ जाती है जाकर के। और रिटेल अगर 1-2 लॉट कर रहे थे फिर भी मैं शायद मैनेजेबल है, बट समबडी हु इज डूइंग 10, 15, 20 लॉट्स और मोर, देन दे हैव अ क्लियर प्रॉब्लम विद दैट। एक तो वो हो गया। दूसरा ये कि जैसा मैंने बताया कि जब मैं चार्ट्स को स्टडी भी करता हूँ बैठ करके, तो मैं ट्राई करता हूँ कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड मेरे साथ में हो। उस टाइम पे जो ट्रेड मिलते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, फिर उसमें लिक्विडिटी थोड़ी कम ज़्यादा भी हो तो मैं मैनेज कर लेता हूँ, और दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम देन। बिकॉज अगर आप देखेंगे, मतलब जैसे ये मैं एक चार्ट लगाता हूँ सर, हनीवेल ऑटोमेशन का, ये मैंने एक बहुत अच्छा ट्रेड किया था। ये मंथली चार्ट पे किसने अगेन वापस एक ट्रायंगल जैसा पैटर्न बना के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया था, तो जब तक यहाँ से रिवर्सल चालू नहीं हुआ और उसके बाद डेली सेल में ऐसा आया कि वो बाय में नहीं आया, बट जब भी मुझे यहाँ पे डेली में या 240 मिनट 4 आवर चार्ट में जब भी मुझे कुछ पैटर्न या कुछ सिग्नल मिलता था तो मैं इसमें एंट्री करता था। इलिक्विड चार्ट है, बड़ी वैल्यू का चार्ट है, बट फिर भी मैं इसमें काम करता था, बिकॉज मुझे लगता था कि इसमें रिटेल कम होगा, बिकॉज ऑटोमेटिकली 50,000 वाले स्टॉक में रिटेल आता ही नहीं वैसे भी जाकर के। तो ऐसे स्टॉक्स में काम किया, बट हाँ, बिकॉज द बेसिक फिल्टर इज दैट यू विल ट्राई एंड पिक अ स्टॉक जिसमें आपका बड़ा ट्रेंड साथ में हो, तो ये प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक निगेट हो जाती है। ओके, डू यू ऑल्सो लुक एट फंडामेंटल अ बिट
कुछ भी थोड़ा बहुत, जैसे अभी स्टॉक में चार्ट को देख रहे हैं, साथ में बैक ऑफ द माइंड फंडामेंटल भी इसको वेरीफाई करते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है ना, बेसिक ठीक है ना बिजनेस का। सी फंडामेंटल्स का आइडिया होता है, बिकॉज आप इतने साल से मार्केट में हो और टीवी पे भी डिस्कस होता रहता है जाकर के, तो सुनते भी हो, यू आर लॉट ऑफ एनालिस्ट हु कम ऑन टीवी एंड टॉक अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक्स, तो उनको भी सुन रहे हो जाकर के। बट व्हेन हिटिंग अ ट्रेड आई वुड से बहुत कम, बिकॉज मैं इन्वेस्टर नहीं बन रहा हूँ वहाँ पर, मैं क्लियरली मैं ट्रेडिंग पोजीशन ले रहा हूँ। लेट मी रीफ्रेश दिस क्वेश्चन, डू यू यूज एनी फंडामेंटल पैरामीटर टू स्कैन स्टॉक्स, कि ये कैटेगरी के स्टॉक्स में से जहाँ फंडामेंटली बात ठीक चल रही है और वहाँ पर प्राइस का एक्शन फेवरेबल है तो मैं काम करूँगा, ऐसा कुछ है आपका मॉडल? विवेक भाई एक्चुअली मतलब मैंने ये यूज़ किया इन द सेंस कि मैंने एक ट्रेड किया था 2008 के फॉल के बाद, Okay. बताता हूँ, और मैंने मतलब ट्राई किया बट मैं इतना सक्सेसफुल नहीं रहा इसमें। तो 2008 के बाद जब REC गिरा था उस टाइम पे कुछ 58 रुपये के आसपास में आ गया था, कुछ 6-7 टका डिविडेंड यील्ड हो गया था उसका जाकर के, बिकॉज उस टाइम मार्केट की बहुत धुलाई हुई थी। तो 58 रुपीज़ पे आ गया था और मेरे ख्याल से कुछ 4 या 5 का पी होगा स्टॉक का। तो मैंने कुछ उस टाइम तो मेरा कैपिटल भी छोटा था, मैंने कुछ 15,000 शेयर लिए, ये सोच के कि ये बच्चों के लिए नहीं पोतों के लिए है। वो 94 पे गया, फिर 94 105 2 महीने रहा और मैं थक के बेच दिया, क्योंकि वो नेचर में नहीं है इतना लंबा होल्ड करना। और 10 रुपये में स्टॉक अगर 2 महीना रहता है तो मेरे को लगता है कुछ तो गलत हो रहा है जाकर तो मतलब वो ट्रेडिंग मेंटालिटी समहाउ ओवररूल्स दैट। तो मैंने किया है, बट इसको मैं आपको बताता हूँ। और इसी टाइम जब तेजी आई तो उस टाइम पे PFC REC में बड़े ब्रेकआउट्स आए, तो मैं सेगमेंट करता था CNBC पे निमेश के साथ में, जहाँ पर हम लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे डिस्कस करते थे। तो ये PFC का चार्ट मैं आपके लगाता हूँ, तो ये देखिए, ये सॉरी आई थिंक चैनल थोड़ी सी गलत बनी हुई है, आई थिंक डिविडेंड वगैरह के एडजस्टमेंट के बाद से वो चेंज हो जाता है जाकर के। ये PFC का मंथली चार्ट है। वाओ ब्यूटीफुल। अब ये बड़ा ब्रेकआउट दे रहा था, और ये ब्रेकआउट का भाव था अगर आप देखेंगे तो 100 रुपया, जो कि उस टाइम 150 रुपये था, अभी कुछ कॉर्पोरेट एडजस्ट की वजह से, एक्शन की वजह से एडजस्ट हुआ, 150 रुपये था। और ये 150 रुपये पे ब्रेकआउट जब दे रहा था सर, उसका पी था 2.5 रुपये, 2.5 का 2.5। यू कैन जस्ट गो एंड चेक, ये फरवरी 2023 की बात है। तो यहाँ पर मैंने फिर उसको कवर किया जाकर के, तो यहाँ पर मैंने फंडामेंटल्स देखा, तो मैंने कहा अगर ये फंडामेंटल स्टॉक इतना अच्छा स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है तो कुछ तो बड़ा हो रहा है जाकर के। वॉट आई ऑल्सो रियलाइज वेरी बाय, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ वन मिस्टेक विच आई डिड इन माई लाइफ वेरी अर्ली, इज दैट गुड प्रमोटर्स बाइंग देयर ओन स्टॉक, और वहाँ पे अगर कुछ ब्रेकआउट मिलता है। मैं आपको बताता हूँ, ये 2001 की बात है, मैंने कोटक जस्ट ज्वाइन किया था फर्स्ट ग्लोबल से, एंड उस टाइम पे बजाज ऑटो वॉज अराउंड 240-250 रुपीज़, और राहुल बजाज ने बायबैक किया कुछ 350 के आसपास में, एंड मैं नया MBA एकदम लाइक फुल जोश में, और शंकर के साथ मंदी खेल के अच्छा। मैं सोचा अजीब आदमी है यार, 40 टका ऊपर दे रहा मार्केट की, क्यों? मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ टाइम बाद वो 6-8 महीने बाद पल्सर लॉन्च हुई, फर्स्ट पल्सर, विच चेंज फ्रॉम बजाज ऑटो फ्रॉम स्कूटर कंपनी टू मोटरसाइकिल कंपनी। अब सर उस बजाज में से बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, मतलब हर कंपनी जो उस बजाज ऑटो में से निकली है उसका मार्केट कैप उस टाइम के मार्केट कैप से 100 गुना ऊपर है। सही बात है। तो गुड प्रमोटर बाइंग गुड स्टॉक। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ जो मैंने मिस नहीं किया था, बट पार्टली कैप्चर कर पाया मैं जाकर के, वाज व्हेन मुकेश अंबानी बॉट रिलायंस का स्टॉक, और उसके 6 महीने बाद जियो का कैश ब्रेक ही बनाया था। तो रिलायंस में आप देखेंगे सर, ये 2008 का बॉटम है फॉल के बाद। उसके बाद आपको याद हो तो 8-9 साल स्टॉक ने कुछ नहीं किया था, मतलब इट वाज वन ऑफ द मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स स्टॉक्स। और यहाँ पर ये जो बॉटम्स बने हैं 2015 के आसपास में, यहाँ पे जो है जियो का बायबैक आया था। आई थिंक वो 2% ओपन मार्केट बायबैक जो करते हैं वही किया था, बिकॉज ऑलरेडी बाइंग 2% ऑफ रिलायंस वाज स्टिल बिग। बट उसके 6-8 महीने बाद जियो का कैश ब्रेक आया, ये ब्रेकआउट आया, और वहाँ से ये स्टॉक अगर आप देखेंगे 2200 वाला, फिर 250 वाला, फिर 250 वाला, फिर जाकर के 1500 तक गया नॉन स्टॉक में। तो दैट इज समथिंग फंडामेंटल में अगर ये चीज़ें मुझे मिलती हैं तो मैं बहुत। तो फिर आप इनसाइडर डील्स वगैरह देखते रहते हैं? हाँ, मतलब वो तो टीवी पे आ जाता था, ये तो आप वैसे नहीं कर सकते। अच्छा, कि अगर इतना बड़ा कोई कंपनी का प्रमोटर अपना स्टॉक बाय कर रहा है तो ये टीवी पे आ जाता। तो आपके माइंड में रजिस्टर हो गया कि इन्होंने लिया था, तो ब्रेकआउट आएगा तो तुरंत मेमोरी जो है वो करेक्ट कर लेती है डॉट को कि अच्छा ऐसा। सर एक बार बजाज ऑटो मिस किया था, जिसमें से मैं बता रहा हूँ ना, सारे स्टॉक 100 गुना हो गए वहाँ से आकर के। तो नेक्स्ट टाइम यू शुड नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। तो अभी यहाँ से अगर कोई चालू कर रहा है अपनी जर्नी टेक्नोलॉजिस की, तो उसको कैसे चालू करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि अच्छे से मतलब ट्रेनिंग करें या खुद पढ़ें या जैसे भी जमता है वो कर लें। और उसके बाद ना एक फेज़ आएगा सर, जहाँ पर आप 3 से 6 महीना
योर ट्रेडिंग शुड बी मिनिमल इन द सेंस दैट एक्सपोजर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट आप ट्रेनिंग करता है ना उसका जर्नल बना के रखें। मतलब मैंने कई सालों तक ऐसी जर्नल रखी थी कि मैं देखता था कि इस वाले इंडिकेटर के साथ जब मैंने ट्रेड किया तो एक तो ये कि रिस्क और प्रॉफिट लॉस क्या निकला मेरा जाकर के, दूसरा ये कि मेरी मेंटल स्टेट क्या थी उस टाइम पे जाकर के। विद टाइम क्या होता है कि कुछ इंडिकेटर्स पे फिर आप ज़्यादा काम, जैसे मैं RSI MACD और मूविंग एवरेज पे ही काम करता हूँ, और आप देखेंगे तो मेरा स्क्रीन पर बहुत क्लटर नहीं, मैं एक ही कंप्यूटर पे काम करता हूँ, राइट, आई एम हैप्पी विद दैट, राइट। बट वो है तो खुद को जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें जाकर के, एंड देन यू रियलाइज कि अगर ये आपके लिए काम कर रहा है तो फिर इसको आगे एक्सपैंड करो, अगर नहीं कर रहा है, एंड देयर आर पीपल हु हैव कम टू मी फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मैं जो उसको सिखा रहा हूँ वही पास वाले को भी सिखा रहा हूँ, बट इसके लिए वो काम नहीं कर रहा है, देन आई पोलाइटली टेल हिम सर आप जेन्युइनली इसमें मत आओ, ये आपका फील्ड नहीं है। हाँ। कोई अगर पोर्टफोलियो अप्रोच पकड़े, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिटेल है पोर्टफोलियो अप्रोच, वो लोग एक एक स्टॉक तो देखते नहीं है, और 10, 12, 15 स्टॉक में एक्टिवली काम करेंगे, तो व्हाट शुड बी आइडियल स्ट्रक्चर कि यू शुड हैव योर ओन यूनिवर्स ऑफ स्टॉक और उसी में आप एंट्री एग्जिट करिए ताकि आप फोकस रहे, या स्कैन करके स्टॉक आ रहे हैं उसमें चले जाओ, जो हम लोग टिपिकली फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। एक स्टार्ट जो कर रहा है उसको कैसे करना चाहिए? इसको मैं 2 तरीके से लेता हूँ सर। हाँ, एक तो ये कि एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो हो गया, हाँ, ठीक है, तो मैं जो पोर्टफोलियो अप्रोच बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि आप अपने जो है पूरे इसको मार्जिन अमाउंट का पोर्टफोलियो के रूप में ही समझिए। तो आपकी पोजीशन साइजिंग भी ऐसी होती है, सपोज मेरा एक स्टॉक है 100 रुपये का, उस पर मैंने 5 रुपये का स्टॉप लॉस लिया है, और सपोज एग्जाम्पल के लिए मेरा 50 लाख का पोर्टफोलियो है, तो स्टार्ट विथ सम रूल्स सेइंग दैट कि मेरे पोर्टफोलियो में मैं कोई भी एक पोजीशन को 1% से ज़्यादा डैमेज नहीं करने दूंगा। तो अगर मेरा 5 रुपये का स्टॉप लॉस है तो मैं 10,000 शेयर ही लूँगा। ओके। कभी होता है कि 6 रुपये पे स्टॉप लॉस हिटता है बिकॉज मार्केट जोर से गैप डाउन हो गया वगैरह, कभी 3 पे 4 पे होता है, जो भी है। ओके। बट द आइडिया इज दैट यू नो हैव दैट पोर्टफोलियो अप्रोच इन द सेंस दैट कि आप ये रूल बना लो कि आप कितना खोना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो पे एक ट्रेड पे, स्टार्ट विद दैट। 2, एक पोर्टफोलियो पे कितना आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, जो कि आप बोल रहे थे कितनी पोजीशन रख सकते हो, तो वो सर इंडिविजुअली बहुत डिपेंड करता है। जैसे मेरा जो है मैंने देखा है, मैं जब F&O ट्रेड करता हूँ, द मोमेंट आई गेट पास बियॉन्ड 7-8 ओपन पोजिशंस आई स्टार्ट गेटिंग फिजिटी, मतलब वो मुझे पता है कि वो 7-8-9 पोजिशन हो गई, तो मुझे खुद को लगता है कि यार थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज हर जगह पे आपके पास मल्टीपल लॉट्स हैं एंड देन यू अग्रेसिव ऑन एवरीवेयर। सो वो मैंने देखा है कुछ लोग 10-12 को भी मैनेज कर लेते हैं, कुछ लोग 5-6 पे भी अटक जाते हैं, मैं 7-8 पे अटक जाता हूँ। सो दैट इज समथिंग विच यू विल अगेन डिस्कवर योर सेल्फ एज यू स्टार्ट डूइंग इट। और जो रिटेल अप्रोच जो आप बोल रहे हैं कि 15-20 स्टॉक ले लिए, कि 5 स्टॉक ये ले लिया, 10 स्टॉक वो ले लिया, उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। ओके। क्योंकि सर अगर आप इतना डाइवर्सिफाई रहेंगे तो आपको जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट का गेन मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। गॉट इट। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एक BSE का गैप का एग्जांपल बताया, तो अब मुझे पता है कि अगर BSE में मुझे 25-30 रुपये से अगर गैप पे स्टॉप लॉस मिल रहा है, तो अगर मुझे 50,000 रुपये खोने हैं तो मैं 2,000 शेयर ले सकता हूँ जाकर। तो 2,000 शेयर लेना चाहिए, वो 2,000 शेयर रिटेल के लिए बड़ी हो जाती है, बट मेरा रिस्क तो वही है 50,000 रुपये का ही। बट जब वो स्टॉक 5 रुपये बढ़ता है तो उसके रिटर्न्स बड़े होते हैं। तो देयर आर टाइम्स व्हेन आई हैव ब्रोकन माय रूल्स एंड आई हैव गॉन मोर अग्रेसिव देन आई शुड हैव, बट देन अगेन मुझे पता है कि इतना लॉस मैं लेने वाला हूँ। और ये भी मैं ट्रेडर्स को बोलता हूँ कि जब आप पोजीशन लेते हैं तो उसके लेने के 10-15 मिनट बाद थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होइए और मन में मान लीजिए कि आपको ये लॉस लग चुका है। अच्छा। जस्ट इमेजिन कि जैसे सपोज एग्जांपल के लिए मैंने अभी एक मेरी पोजीशन रनिंग में है, मैंने कुछ पुट ऑप्शंस बाय किए एक स्टॉक के, और वो जनवरी के पुट ऑप्शंस हैं, तो मैंने लिख लिया कि ये पूरा प्रीमियम मेरा 0 हो चुका है। आई हैव गॉन थ्रू, आई हैव टेकन दैट पेन। अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तो अब जो होगा अच्छा ही होगा। और अगर किस्मत से स्टॉक मेरे साथ चल गया देन आई विल बी एबल टू राइड इट मोर, बिकॉज लॉस तो हो चुका है जो होना था जाकर के। सो इमेजिन दैट यू टेकन दैट लॉस इज वन अप्रोच, डोंट डाइवर्सिफाई टू मच एज टू अप्रोच। एग्जैक्ट पॉइंट आपको खुद मालूम पड़ेगा जाके करते हुए टीम, और पोर्टफोलियो में हर स्टॉक का कितना लॉस लेना है वो रूल होना चाहिए, बिकॉज आप कॉन्सेंट्रेटेड काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे। एक बार 2008 की बात है, RNL करके एक स्टॉक हुआ करता था, आई एम श्योर यू रिमेंबर दैट। वो फॉल जब आया, तो जब वो फॉल चालू हुआ तो मेरे कुछ दोस्तों ने फ़ोन किया, भाई RNL की पोजीशन है, उस टाइम लॉट साइज कुछ 15,700-800 कुछ हुआ करता था, तो 250-255 के आसपास का भाव था। मैंने कहा देख 221 अगर छोड़ गया तो छोड़ देना फिर जा करके, और 260-65 कर लिया हुआ, पर 221 पे 6 लाख रुपये का लॉस होता है, वो बुक नहीं किया। फिर वो 125 पे 16 लाख का लॉस बुक किया, उतना ही है। तो ये मेरा एक्चुअली क्वेश्चन था आपको कि एक रिटेल के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है लॉस बुक करना। तो और जब उसको लग रहा है मार्केट डाइसी हो रखा है, पता नहीं कैसा बिहेव कर रहा है, तो इज इट अ गुड आइडिया टू बी इन कैश एंड कीप पेशेंस? कैश भी तो पोजीशन है ना, या कैश भी पोजीशन है, नहीं कैश भी पोजीशन है, आई एग्री, बट सो द आइडिया दैट व्हेन यू गेट अ गुड ट्रेड यू विल ट्राई एंड मेक अ गुड ट्रेड आउट ऑफ इट, है ना। वो आपने कर लिया, पर जैसा मैंने बताया कि फिर आप उस पर पोर्टफोलियो अप्रोच में डाल दो कि मुझे इतना ही लॉस लेना है इस पोजीशन पे। भाई मैं अपने कोई भी स्टॉक पे 1% से ज़्यादा पोर्टफोलियो का बेट नहीं करना चाहता। आई कैन बाय मोर क्वांटिटी, बट
द ओवरऑल लॉस अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो 1% होना चाहिए. सो दैट विल हेल्प यू डिफाइन द क्वांटिटी कि अगर मैंने 10 रुपये का स्टॉप लॉस लिया तो मुझे 5,000 शेयर लेने तो 50,000 का मेरा लॉस आ सकता है जाकर के. देन बिलीव दैट यू हैव टेकन दैट, then you're through with that. But how many people have that, discipline? नहीं होता है सर. तो अल्टीमेटली वहाँ डीलर का बहुत बड़ा रोल होता है कि डीलर को बोल के रख दिया, वो अपने आप सौदा काट देगा. क्योंकि खुद करने का जो बटन दबाना है ना, वो बहुत डिफिकल्ट काम है. सर देखिए ऐसा है कि जब मैं आपको जब बता रहा था, सो ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड, व्हेन पीपल टेल मी कि एक स्टॉक बता या कुछ बता पैसा बन जाए. सो एंड अगेन दिस इज फ्रॉम द सेम बुक रेमिनिसेंस में जेसी लिवरमोर ने एक जगह लिखा है कि पीपल डोंट इवन वांट यू टू गिव देम आइडियाज टू मेक मनी, दे जस्ट वांट कि भाई ये टेबल पे पैसा पड़ा है आप उठा लो. वो होता नहीं है. इफ यू कम इनटू द मार्केट यू विल रियलाइज दैट इट इज नॉट. सर एक और कोट मेरा जो काफ़ी फेवरेट है ट्रेडिंग में, आपने भी एक बार यूज़ किया होगा, इज दैट ट्रेडिंग इज द हार्डेस्ट वे टू मेक ईजी मनी. मतलब लोगों को लगता है बहुत आसान काम है, और मैं आजकल सोशल मीडिया पे देखता हूँ लोग 90% एक्यूरेसी पे बता रहे हैं, 80-90% पे. पर इतना ही पैसा आसान होता तो हर कोई यही कर रहा होता और हर कोई यही बेच रहा होता. सही बात. और जो 90% एक्यूरेसी पे अपना कोर्स क्यों बेच रहा है मुझे आज तक समझ में नहीं आया. बट दैट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली. ये बहुत मेंटल बहुत डिफिकल्ट है. सर यही बुक जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिकॉज मेरा 25-26 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस हो चुका है. देयर वर टाइम व्हेन यू विल ट्रेड बैड. एज अ ट्रेडर यू विल हैव बैड फेजेस कि आपको पता पड़ता है कि आप पैसा नहीं बना रहे हो, आपका पैसा कंटिन्यूसली लग रहा है. फिर मैं जाके वो किताब पढ़ता था, अंडरलाइन करता था. तो एक टाइम बाद मैंने रियलाइज किया कि मैंने करीबन 80% ऑफ द बुक अंडरलाइन कर रखी है इसमें. अब वो नौबत नहीं आती है. बट यस दैट जर्नी हैज़ टू बी डिफिकल्ट. इसमें अच्छा क्या होता है, अगर आप बुल मार्केट में हैं लाइफ में तो स्टार्ट अच्छी मिल जाती है तो एक कैपिटल बन जाती है जाकर के. बट रियलाइज अगर आप थोड़ा सा भी चार्ट में इंटरेस्टेड हैं, थ्योरी में पीछे जाके देखोगे तो हर बुल मार्केट का बड़ा करेक्शन भी आता है जाकर के. एंड देयरफॉर मेक श्योर दैट यू सेव दैट बाय फॉलोइंग द सिंपल रूल्स कि भाई हर एक पोर्शन मुझे 1 टका बेट करना है और मुझे 3 से 4-5 टका पोर्टफोलियो का बन गया तो बहुत बढ़िया है. बिकॉज अगर आपने ऐसे 10 ट्रेड मार लिए तो साल का रिटर्न आपका हो गया. विच इज़ व्हाट पीपल स्ट्राइव फॉर. एंड इट्स नेवर लीनियर. मतलब मैं अपने भी पैसे मैनेज करता हूँ खुद के भी. तो देयर हैव बीन, जैसे कोविड के बाद के बॉटम के बाद जब मार्केट बढ़ा तो 80% रिटर्न्स भी आए उस साल में. बट देयर हैव बीन ईयर्स जब मैंने 10 टका कमाया, पूरा साल मतलब मेहनत किया है, हल चलाया, बट फसल ही नहीं हुई उसमें. सो यू गो थ्रू फेजेस, दैट इज़ फाइन. आप अपने आप को बेंचमार्क निफ्टी से कंपेयर कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड से कंपेयर कर सकते हैं. बट हाँ ये है कि पहला चीज़ डूबना नहीं है, वाइप आउट नहीं होना है. एंड लर्न टू बिलीव दैट लॉसेस विल बी पार्ट ऑफ द बिजनेस. बिकॉज कोई धंधा ऐसा नहीं सर दुनिया में जिसमें आपको खर्चा किए बिना पैसा मिल जाए. लोगों को लगता है ट्रेडिंग है, बट वी ऑल नो बेटर एंड देयर आर पीपल टू प्रूव दैट. एब्सोल्युटली ग्रेट, फैंटास्टिक. मितेश भाई बहुत मजा आया आपसे. Thank you so much. It was equally a pleasure being here. I think the kind of learning my audience have received reinforces that it is a thing which needs lot of conviction, lot of learning. True. And right learning. Actually वो बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. Because learning तो चारों तरफ अवेलेबल है आजकल, but किससे लेना है, कैसे लेना है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है. तो यू कंटिन्यू टू डू गुड वर्क ऑन टीवी एंड एवरीवेयर. और बस हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है. थैंक यू. That's great. Bye. थैंक यू. My pleasure. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.